नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है सीएम की जगह इंडिया की परीक्षा और इसी पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। मधु भट्ट जी प्रवक्ता है बीजेपी से। मधु जी आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। दिनेश कौशल जी प्रवक्ता है कांग्रेस से। दिनेश जी आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक दिगंबर सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं। आज की इस चर्चा में नेगी साहब आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रश्न मधु जी आपसे ले लेता हूं और उससे पहले ये भी आपको बताते चले कि बागेश्वर उपचुनाव कैबिनेट मंत्री जो रहे हैं चंदन दास जी, उनकी मृत्यु के कारण ये उपचुनाव अब हो रहा है। इसमें वोटिंग की अगर बात करते हैं तो 5 को वोटिंग होगी और रिजल्ट जो डिक्लेयर है वो 8 तारीख को हो जाएगा सितंबर में। लेकिन देखने वाली चीजें ये भी है इसमें कि बीजेपी प्रयास कर रही है कि स्वर्गीय चंदन जी जो है उनकी पत्नी या उनकी पत्नी पार्वती दास या उनके पुत्र गौरव जो है उनको टिकट देने का प्रयास कर रही है। हालांकि इसमें दीपा जी का नाम भी आ रहा है जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष रही है। हालांकि हम बात करते हैं अगर एक आम आदमी पार्टी की, तो एक नेता टूट के बसंत जो है वो कांग्रेस में चले जाते हैं। रंजीत जी जो है कांग्रेस से टूट के बीजेपी में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं राजनीति की एक परिभाषा ये भी है कि सियासत की एक अलग जुबान होती है, लिखा है जो इकरार तो इनकार समझना। ये राजनीति का मधु जी जो जिस तरीके से अदला बदली हम कहें कि जब वहां का कैंडिडेट उठ के आपकी तरफ आ जाता है, आपका कैंडिडेट वहां चला जाता है, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है सालों से मेहनत कर रहा है पार्टी के अंदर, वो अपने को उपेक्षित महसूस करता है। और क्या लगता है आपको कि ये रुख जो है बागेश्वर वाला कांग्रेस की झोली में जाएगा या बीजेपी के पक्ष में आएगा? मधु जी। देखिए बिल्कुल काला जी, आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारे जो पूर्व जो हमारे बीच में नहीं रहे इस वक्त चंदन रामदास जी इस कारण के क्योंकि दुखद जो यह हुआ इस कारण ये सीट खाली हुई है और क्योंकि ये उपचुनाव हो रहा है। और हमने देखा है कि माननीय जो हमारे चंदन रामदास जी रहे हैं उन्होंने जनता के बीच में बहुत काम किया है और बहुत ही लोकप्रिय वो नेता रहे हैं। 4-4 बार वो जीते हैं, लगातार जीतते आ रहे थे। और साथ में क्योंकि अभी क्योंकि अभी हमारे बीच में रहे तो ये उपचुनाव है, ये उपचुनाव की दृष्टि से है। और निश्चित रूप से जनता का जो एक सिंपैथी होती है वो निश्चित रूप से एक परिवार के प्रति भी होती है। लेकिन यहाँ पर हमने इसको जो है एक जो हमारा राजनीतिक एक पैनल बनता है, पैनल बनाया है और पैनल के आधार पर हमने इसमें क्योंकि केंद्रीय जो नेतृत्व होता है, केंद्रीय जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये रखा जाता है कि कौन-कौन वहाँ के जो दावेदार हैं उनकी उनकी हमने लिस्ट यहाँ से पैनल बना के यहाँ पे भेजा है और ये केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उस वो ये तय करेगा कि किसको यहाँ पर टिकट दिया जाना चाहिए। अभी ये अभी तय नहीं हुआ है। पर निश्चित रूप से क्योंकि ये जो हमारा ये जो उपचुनाव हो रहा है निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में ही आने वाला है क्योंकि इतने काम किए हैं, विकास के इतने काम किए हैं वहाँ पर जो हमारे माननीय चंदन रामदास जी ने कि जनता उनको लगातार समर्थन तो देती रही लेकिन उपचुनाव में भी हम भारी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। वहां दूर दूर तक कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से जो कांग्रेस में जो पूर्व कहूंगी रणजीत जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने निश्चित रूप से उन्होंने अपना पूरा जो है समर्थन जो है पूरा भाजपा को दिया है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आज के जिस प्रकार की कांग्रेस की नीतियां रही हैं, कांग्रेस जो है अपने जो नेता हैं, जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वर्षों से लगे हुए हैं, उनकी अनदेखी लगातार करती रही है। वहाँ परिवारवाद है, एक ही परिवार जो है वर्षों से काम कर रहा है, उसी परिवार की सुनी जाती है। और नीचे मधु जी एक बार ऐड कर देता हूँ। मधु जी आपने कहा कांग्रेस में परिवारवाद है और अगर बागेश्वर की बात करते हैं बीजेपी उन्हीं के परिवार से टिकट दे रही है तो फिर लगता नहीं कि बीजेपी बोल कुछ रही है और फिर परिवारवाद की जो डेफिनेशन उसको डिफाइन नहीं कर पा रही है। देखिए कालेज में उसको बताना चाहूंगी, देखिए उपचुनाव ये सीट खाली हुई है और जो ये है कि उपचुनाव के कारण निश्चित रूप से जनता की जो सिंपैथी जो है वो परिवार के प्रति होती है। लेकिन इसमें भी हमने बिल्कुल क्योंकि कहीं जो जनता की जो भावनाएं हैं उनका सम्मान करते हुए एक पैनल बनाया है और हमने पैनल को जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजा। अब उसके आधार पर तय होगा कि कौन वहां पे क्योंकि हमारा जो आंतरिक जो हमारा जो संगठन की तरफ से जो है वो सर्वे भी होता है और सर्वे में किसको वोट मिल रहा है, सर्वे जनता किसको चाहती है तो जनता अपना पसंदीदा जो नेता चाहती है उसी को उसमें जो है वो बहुमत के आधार पर उसको चुनाव में खड़ा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी रुख आपकी तरफ करना चाहूंगा। दिनेश जी देखिए जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि आपकी पार्टी के रंजीत जो थे वो 2022 में 20,000 वोट लेके आते हैं
लेकिन वही शख्स टर्न कर जाते हैं बीजेपी की तरफ, रुख कर लेते हैं बीजेपी की तरफ। अगर हम बात करते हैं बसंत जी जो आम आदमी पार्टी के थे, वो रुख कर जाते हैं आपकी पार्टी की तरफ। लेकिन आंकड़ा अगर मैथमेटिकल देखा जाए, स्वर्गीय चंदन रामदास जी वो 26,000 वोट लेके गए। लगता नहीं कि यहाँ पे अगर टिकट किसी एक शख्सियत को मिल जाता है, माना स्वर्गीय चंदन रामदास के परिवार से मिल जाता है, तो वो 26,000 का आंकड़ा प्लस अगर हम 50% भी ले लें मैथमेटिकली, अगर रंजीत जी का 10,000, तो आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। लगता नहीं कांग्रेस वहां तक पहुंच पाने में, क्योंकि बीजेपी ये भी कह रही है कि हमने कैंडिडेट तय कर दिए, इसका फैसला जो हाईकमान लेगा, लेकिन कांग्रेस अपना कैंडिडेट अन्य पार्टियों में ढूंढ रही है। ये बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं दिनेश जी यहाँ पे। हालांकि जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि ये सीट किसी भी हालत में जीतना चाहती है। उन्होंने रणजीत दास को किसी न किसी तरीके से लालच देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, लेकिन उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो बसंत कुमार जी है उन्हें 16,000 वोट प्राप्त हुआ था और वहां पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान है, क्योंकि रोडों की स्थिति और जिस तरीके से आप वहां पर देखोगे, वहां के हालात देखोगे, उस विधानसभा की बहुत बुरी हालत है। और मैं आपको निश्चित तौर पर बताना चाहता हूं कि बसंत कुमार के आप कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई और हर हालत में हम वहां पर चुनाव जीते। दिनेश, इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं। आपने कहा कि बीजेपी ने लालच दिया, आपको लगता है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो लालच में आ जाते हैं? आजकल यही चल रहा है, आप देख ही रहे। नहीं, यानी आप मानते हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट जो लालच में आने वाले लोग? आजकल आप देख ही रहे, जिसकी सरकार है, जिसपे धन बल इन चीजों का इस्तेमाल कर किसी न किसी तरीके से आपने देखा ही है, उत्तराखंड में लगभग सारे जो कांग्रेस के जितने आज नेता है, विधायक है, आप देख रहे कैबिनेट मंत्री, सारी कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। बिल्कुल, इसका जवाब देना चाहूंगी। देखिए, माननीय जो रणजीत जी हैं, रणजीत दास जी, वो स्वयं कल उन्होंने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि जो धन बल का जो प्रयोग करती है वो कांग्रेस करती है। कांग्रेस उनको टिकट, क्योंकि वर्षों से वो काम कर रहे थे, कांग्रेस ने उनकी लगातार अनदेखी करी और साथ में क्योंकि उन्होंने खुलेआम प्रेस के सामने ये कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना कोई भी बिना किसी लोभ लालच के, मैं बिल्कुल एक सामान्य कार्यकर्ता, मैं सिर्फ एक पार्टी की जो नीति जो विचारधारा है राष्ट्र के प्रति जो काम करती है, सेवा के भाव से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार लगे रहते हैं जन सेवा में, उससे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार का ये जो आरोप लगाना ये बिल्कुल निराधार है, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया होगा। मधु जी, आपने कहा प्रभावित होकर, तो फिर क्या कारण था कि यशपाल आर्य प्रभावित नहीं हो पाए, वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए? हरक सिंह रावत वो प्रभावित नहीं हो पाए, वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए, क्या कारण थे? देखिए कहीं ना कहीं अगर उनकी महत्वाकांक्षाएं, अगर किसी की, क्योंकि जब यहाँ दल जब पार्टी में आते तो निश्चित रूप से जो हमारे जो पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा में आपको जनता की सेवा के प्रति समर्पित भाव से काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं उनको लगता है कि उनकी जो जो अपनी अपनी जो महत्वाकांक्षा है कहीं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ से छोड़कर चले गए। तो आपने देखा होगा, लेकिन जो यहाँ रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, और अगर किसी को स्वार्थी है तो स्वार्थी दल को छोड़कर चले भी गए। रुक करना चाहूंगा दिगंबर जी आपकी तरफ, इसको किस तरीके से वैचारिक पटल पे आप रखना चाहेंगे कि कड़ा मुकाबला है और कहीं ना कहीं बीजेपी की साख जो है दांव पे लगी है, क्योंकि एक अच्छा मार्जिन लेके वहां से बीजेपी विजय हुई है। माना अगर वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कांग्रेस ले आती है, लगता है कि मुकाबला बड़ी टक्कर का होगा, या जिस तरीके से दिनेश जी कह रहे हैं कि सड़कों की हालत खस्ता है, रोजगार के साधन नहीं है, अभी प्लाइन पे काम नहीं हो पाया है, भू कानून नहीं बन पाया है ढंग से, प्रॉपर तरीके से सिस्टम होना चाहिए, या हम चकबंदी की बात करते हैं, ये बड़े मुद्दे हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। दिगंबर जी, चंदन रामदास जी को अपने विद्या को श्रद्धांजलि देते हुए मैं कांग्रेस पार्टी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार कुछ राज्यों में बड़ी स्वस्थ परंपरा है कि जब विधानसभा में सदन का कोई कार्यक्रम किसी दुर्घटना में या किसी मैरिज कांड से असामयिक प्राप्त होता है, तो ऐसे में कुछ राज्यों में ये बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि वो लोग विपक्षी दल है उसके खिलाफ अपना कैंडिडेट होता है।
अभी हाल में मैं देखा कि महाराष्ट्र के अंदर ये ऐसा हुआ है। उससे हम अपने साथी के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जो लोग को कभी भी किसी एक जब रामदास जी अच्छे समाज से आते थे और पिछले 30 वर्षों से बागेश्वर के जो पहाड़ी क्षेत्र की जनता थी और एक कैबिनेट मंत्री के रूप में दायित्व निभाते हुए सामने हुआ है। राज्य का अंधकार की होनहार मंत्री और विधायक और ये बहुत अच्छी परंपरा होगी क्योंकि मौका भी है कांग्रेस के पास का जो पिछला कैंडिडेट था जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए और ये एक अच्छी परंपरा बन सकती है अगर कांग्रेस चाहे तो इसको जरूर सराहेगी और भविष्य के लिए एक अच्छी नजीर बन सकती है। इस चुनाव को इस प्रकार से भी हम एक नई दिशा देने का कांग्रेस कर सकता है। ऐसा मैं उनके प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय देश के और को मैं सुझाव देना चाहता हूँ। रही बात जो इन्होंने अभी नया कैंडिडेट उतारा है बुलाए अभी आम आदमी पार्टी से हम लोग कैंडिडेट माना जाता है क्योंकि वो एक जिले की कॉर्पोरेशन चुनाव लड़े हैं 16,000 वोट उन्होंने पाए थे 20,000 के लगभग वोट जो है पाए थे और 25,000 वोट तो और जिस प्रकार से बसंत कुमार एक जाने माने अधिवक्ता है और चुनाव लड़ने का पहाड़ में वोट इकट्ठा करना तो बहुत आसान बात नहीं। तो चुनाव रोचक भी हो सकता है अगर चुनाव होता है चुनाव रोचक होगा ऐसा दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल रुक मैं करना चाहूंगा मधु जी आपकी तरफ। मधु जी देखिए आपने कहा बीजेपी एक विचारधारा की पार्टी है समाज की सेवा करने वाली पार्टी है लेकिन उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो हत्याबाई करते हुए नजर आते हैं क्या इसको भी जनता की सेवा माना जाए? कहीं इस प्रकार का कोई प्रकरण हुआ है तो उसको भी बिल्कुल गंभीरता के साथ संज्ञान में लिया है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि किस कारण से ये हुआ है उसकी जांच चल रही है। निश्चित रूप से इसमें किसी को भी ऐसे नहीं कह सकते हम क्योंकि सार्वजनिक जीवन में अगर कहीं कोई किसी प्रकार की किसी बड़े नेता के द्वारा या बड़े जो व्यक्ति हैं व्यक्ति के द्वारा कहीं कोई ऐसी घटना सामने आती है तो निश्चित रूप से उसको देखा जाता है और उस पर पार्टी उस पर कार्रवाई भी करती है। लेकिन हमारी जो सरकार है जो हमारे जो मंत्री हैं वो निश्चित रूप से क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेह है और जनता के बीच में लगातार काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारा कोई भी मंत्री हो विधायक हो हमारा कार्यकर्ता हो चाहे कोरोना के टाइम पे रहा हो इतनी बड़ी महामारी भी आपको हमारा कार्यकर्ता हमारा नेता जनता के बीच में रहा। साथ में आपके कितने भी अभी हमारे जो है लाभार्थी जो सम्मेलन हुए उसमें सामने जनता सामने आई है कि हमको लाभ मिला है। इस प्रकार से लाभार्थी सम्मेलन भी हो रहे कई लाभार्थी तो यहाँ से दिल्ली भी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा जो 15 अगस्त का हमारा कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जनता के बीच में जवाबदेही के साथ हमारे काम कर रहे हैं और कहीं इस प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है तो निसंदेह क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही होती है तो इसलिए कहीं ना कहीं आवेश में अगर इस प्रकार की घटना होगी तो निश्चित रूप से इसका भी पार्टी संज्ञान लेती है। आने वाले समय में हम लोग जो है पार्टी के जो हमारे चाहे वो संगठन के पदाधिकारी हो चाहे हमारे मंत्री हो आपदा के क्षेत्र आपदाग्रस्त जो स्थान है वहां पर स्वयं जा रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपदाग्रस्त क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोई भी क्योंकि इस समय जो समय है जो मौसम है इस समय जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं अगर कहीं है तो जल्दी सेवा की भी उन्होंने व्यवस्था की है। तो कहने का तात्पर्य हमारे नेता और जो मंत्री है कार्यकर्ता है जनता के बीच में है कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जनता की कोई समस्याओं का कोई समाधान होता है कहीं उनको लगता है कि नहीं हमारे मंत्री या हमारे विधायक कहीं किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं या समाज में कोई गलत मैसेज दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पे कार्रवाई भी की जाती है और उनको काम किया गंभीरता के साथ किया जाता है।
दिनेश जी देखिए, बीजेपी का कहना स्पष्ट तौर पे है कि हमारे नेता जनता के बीच में है। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करती है। बीजेपी की बात करते हैं तो नकल विरोधी कानून लाती है। ऑल वेदर रोड हालांकि केंद्र की योजना है, लेकिन ऋषिकेश से होते हुए दूर-दूर गाँव-गाँव तक जाती है। तो फिर क्या कारण है कि आपको क्यों लगता है कि बीजेपी का जनता का रुख नहीं होगा? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। सख्त कानून बना है उसके ऊपर, 10 साल की सजा कब तक का उसमें प्रावधान है। लगता नहीं कि बीजेपी गरीबों का हक या गरीब बच्चों का हक उनको दिलवाने का प्रयास कर रही है। ये आपने कहा ही देखा, अभी उन्होंने देखा, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके कैबिनेट मंत्री हाथापाई कर रहे हैं जनता के साथ, मार पिटाई कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। अभी स्मार्ट सिटी का आप स्थिति देख रहे हो, कुछ पता ही नहीं है। और क्या हालत है इस देहरादून की, इस उत्तराखंड की। आप सारी स्थिति, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, कुछ पता ही नहीं है। स्थिति इतनी खराब है आज की, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। स्थिति आप देख ही रहे, जहाँ पर रोडे खुदी है, नालियां नहीं पा रहा, इतना बुरा हाल है। इनके खुद विधायक जाके समझा रहे हैं, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। कहीं पर अभी आपने देखा प्रकरण, यहाँ इसका क्या बोलते हैं आपका प्ले ग्राउंड की स्थिति देखी आपने, पहले वो घास छा दिया। तो लगातार आपकी मीडिया द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और आप स्थिति देख ही रहे सब जगह की, आज कितना उत्तराखंड में कैसी स्थिति है, बारिश से कितना बुरा हाल है, लेकिन कुछ भी हमें तो नजर आ नहीं रहा है कि कहीं राहत मिला है, किसी को कुछ स्थिति खराब है। तो आप देख ही सकते हैं। बिल्कुल दिगंबर जी देखिए, जिस तरीके से हम बात करते हैं, बिल्कुल लौट के आता हूँ दिगंबर जी देखिए, जिस तरीके से दिनेश जी कह रहे हैं कि अगर देहरादून की स्थिति देखी जाए, स्मार्ट सिटी होने के बावजूद, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून होने के बावजूद सड़कों में जगह-जगह गड्ढे हैं और हम कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी की तरफ अग्रसर है। पानी की निकासी नहीं है क्योंकि वो साइंटिफिक वे में बने ही नहीं है। उसको अमूमन एक कॉन्केव या कॉन्वेक्स किस वे में बनाना है, ये भी एक, क्योंकि जो लेबर है वो साइंस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, वो बना के चला जाता है। लेकिन उसको कॉन्केव में बनाना है कि कॉन्वेक्स फॉर्म में बनाना है या प्लेन बनाना है, तो ढाल अमूमन दी जाती है, तो वो चीजें नहीं हो पाई। दूसरी चिंता का विषय है, अगर आप पीसी रोड देख ले या अन्य रोड देख ले, वहां तारकोल भरने की जगह उन्होंने टाइल्स लगा दी है। तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के नाम पे हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी हम बागेश्वर चुनाव पे बिल्कुल उस पे भी आएंगे, लेकिन दिनेश जी का भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वों को तोड़ने वाली पार्टी है। और अभी विगत वर्ष 2022 में उत्तरकाशी के माननीय विधायक गोपाल रावत का निधन हुआ। परंतु जब 23 में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां परिवार से निर्णय लेकर के नए व्यक्ति को वहां से विधानसभा का टिकट दिया। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बिल्कुल एकदम एक नौजवान पुष्कर सिंह धामी को, अंडर 50 आयु वर्ग वाले नौजवान को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। यह साहस ने करते हुए पार्टी ने। इसी प्रकार से बागेश्वर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ अप्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि किसी माननीय विधायक के उपरांत चुनाव होता है तो जनता में उसके प्रति सिंपैथी होती है, और सिंपैथी लहर से आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके परिजन को कर दिया गया, चाहे कांग्रेस का रहा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। तो हर राजनीतिक दल चाहेगा कि बड़े आसानी से चुनाव किया जा सकता है ना, तो उसके लिए उसका परिवार से किया जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है कि इस आदमी ने उसकी सेवा की, शोषण करती कुछ क्षेत्र की जो जनता है वो अपने प्यारे नेता को सदाशमन के रूप में वोट ऐसा आया मिलता आया है। और यही क्या शायद से दोबारा भी बढ़ाया जाए। बिल्कुल मधु जी की तरफ करूंगा। मधु जी देखिए, अभी दिगंबर जी ने कहा है कि सिंपैथी वोट, इससे पहले आपने भी कहा कि सिंपैथी वोट, तो लगता नहीं कि बीजेपी सिंपैथी के बिहाफ पे वोट कलेक्ट करना चाहती है या काम के दम पे, या जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे नेता सड़कों पे हैं, हमारे नेता गली गली में जाके काम कर रहे हैं, तो आप सिंपैथी के दम पे वोट लेना चाह रहे हैं या काम के दम पे?
ये क्योंकि ये उपचुनाव है। काम के दम पे भी बिल्कुल हमने लिया जब हम गए थे हम बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीते और माननीय धामी जी थे उसमें क्योंकि युवा नेतृत्व थे उसमें हमने पूरी सरकार बनाई और निश्चित एक बार नहीं 2 बार बनाई। माननीय अमर सिंह रावत जी और अब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। और बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम दोनों यहाँ पे मुख्यमंत्रियों ने किया और जिसका लाभ बिल्कुल पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को क्या उत्तराखंड की जो है जनता को मिल रहा है। आप देख ही रहे होंगे। लेकिन साथ में जैसे आपने कहा कि सिंपैथी देखिए एक परिवार क्योंकि जो परिवार है इस समय क्योंकि उपचुनाव है ये और परिवार को लेकर भी क्योंकि एक बहुत एक जनता के बीच में क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय नेता थे जो माननीय जो हमारे स्वर्गीय जनता रामदास जी के कैबिनेट पूर्व कैबिनेट मंत्री बहुत ही लोकप्रिय थे लगातार 4 बार वो जीते हैं और जनता में उनके प्रति बहुत ही एक अलग सा सम्मान है क्योंकि वो ग्रास रूट के नेता थे तो इसलिए कहीं ना कहीं उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी रखा गया है। साथ में हमने जो वहाँ पे काम करते हैं अपने कार्यकर्ता उनका भी नाम पैनल में डाला है क्योंकि अब ये डिसाइड तो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगा साथ में जनता की भावनाओं को देखते हुए क्योंकि जनता से भी हमने सर्वे कराया है क्योंकि काफी समय से हम उसमें बूथ बूथ तक गए हैं और हमें पूरे अपने कार्यकर्ताओं का और जो वहाँ की जनता है उनका जो क्या मन स्थिति है वो क्या चाहते हैं तो उनकी सबको लेकर एक भाव के साथ क्योंकि ये कहा है जैसे अभी बहुत अच्छी बात आपने दिगंबर जी ने कही है राजनीतिक में बहुत वर्षों से है बहुत वरिष्ठ है और बहुत पुराना आपका अनुभव है राजनीतिक अनुभव है आपने सही कहा है इस समय अगर कांग्रेस के अगर थोड़ा भी इनके अंदर थोड़ा एक मानवता वाला एक भाव होता या उनकी जनता के प्रति उनको भी लगता कि बागेश्वर की जनता की जो भावनाएं हैं वो क्या कहती है क्योंकि देखिए किसी ने भी 4 बार जिन्होंने अपना लोकप्रिय जो नेता चुना उनकी जो भावनाएं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनको अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए था लेकिन उन्होंने तब जबकि उनके जो स्वयं के जो नेता थे रंजीत दास जी उन्होंने एक परिचय दिया मुझे कोई टिकट विकट कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन मेरी जो भावना है उस परिवार के प्रति है उस परिवार ने जो है उस नेता के प्रति है जो उन्होंने इतना वर्षों तक यहाँ इस पूरे इस बागेश्वर की जनता के लिए काम किया मेरी संवेदना है उनके लिए मेरा जो मैं इसलिए शामिल हुआ हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो जिसको टिकट दिया जाएगा मैं उसके साथ मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हूँ तो ये होती है भावना लेकिन ना कि लेकिन कांग्रेस के पास कुछ नहीं है केवल केवल सत्ता की जो एक लोग जो उनको सत्ता को लोग हो गया है सिर्फ वही दिखाई देता है बाकी इनके सामने सारे मुद्दे सब गौन हो चुके हैं कोई मुद्दा इनके सामने नहीं रह गया है आप देख रहे होंगे हर बार हर कहीं ना कहीं किसी भी मुद्दे को लेकर ये उसको भुनाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां पे भी ये नाकाम साबित हो जाते हैं क्योंकि जनता सब समझती है जनता समझती है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कौन सी जो एक विचार को लेकर जनता के बीच में गई थी जो एक सेवा भाव को लेकर जनता के बीच में आई है जिनके प्रधानमंत्री के जो स्वयं को चौकीदार कहते हैं प्रधान सेवक जो स्वयं को कहते हैं उस पार्टी के अगर किसी को भी टिकट दिया जाता है तो पूरी जनता उसके साथ लग जाती है ये है भारतीय जनता पार्टी का एक विचार तो इसको लेकर अगर कांग्रेस के जो नेता हैं जो उनके बहुत ही पुराने जो कार्यकर्ता हैं वो आज बड़ी संख्या में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले समय में न जाने कि कौन से वरिष्ठ नेता जो है वो चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े तो कांग्रेस का तो मुझे लगता है या कोई उत्तराखंड में कोई लगता नहीं कि कोई नाम लेने वाला भी बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी देखिए एक मिथक ये था उत्तराखंड में कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस रहेगी लेकिन ये मिथक हम ही सरकार में होता है रिपीट उन्होंने किया है। दिनेश जी देखिए एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये भी आता है कि रंजीत दास जी को ये एहसास हो गया था शायद कांग्रेस उनको टिकट नहीं देगी क्योंकि भारी कैंडिडेट जो है बसंत जी जो है उनकी बात करते हैं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्या लगता नहीं कि मनोबल यहाँ पे कार्यकर्ताओं का टूटेगा कि जिंदगी भर जिसका विरोध करते रहे उसके लिए काम करना पड़ेगा और एक जो 20,000 का वोट लेके जाने वाले रंजीत दास जी वो बीजेपी में चले जाते हैं तो आंकड़ा आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ नजर नहीं आता दिनेश जी? ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी गई है और उन्हें डर सता रहा है कि हम लोग चुनाव आ क्या आपने देखा ही कि धामी जी खुद चुनाव प्रतिमा से हार गए तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया
जबकि जनता ने देखा जाए तो जनता ने नकार ही दिया था उनको। लेकिन स्थिति ये है कि आज आप देख लीजिए रंजीत दास जी को इन्होंने डर के किसी न किसी तरीके से कैसे करके कांग्रेस में शामिल करें। यही काम लगातार, यही काम सब जगह भारतीय जनता पार्टी हर जगह यही काम कर रही है। तोड़ फोड़ जो लोगों को अपनी तरफ मिलाने का काम करती है, उसके बाद ऐसी ऐसी बातें करने का काम करते हैं कि भाई ये हमें भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद रणजीत दास जी क्या बोलेंगे? कांग्रेस की बात तो करेंगे नहीं, वो तो कहेंगे कि हम बीजेपी में इस तरीके से आया मैं उनके मुझे सही लगा, मुझे अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी में ये तो इस तरीके से। और विपक्ष तो अपनी आवाज उठाएगी, विपक्ष कहीं ना कहीं जहां आपको दिक्कत और परेशानी होगी जनता को, जहां है जनता की आवाज विपक्ष को उठाने की जिम्मेदारी हर बिल्कुल उसे उठाना चाहिए और वो उठा रही है। अभी आप देख लीजिए क्या बोलते इन्होंने रणजीत दास को तोड़ने का काम किया, लेकिन कांग्रेस मजबूत रूप से वहां पर डटी हुई है और उन्होंने बसंत कुमार को पार्टी में ज्वाइन करा है। और वहां पर बागेश्वर उपचुनाव में मैं आपको निश्चित तौर पे बताना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए हर हाल में कांग्रेस जरूर जीतेगी, तो ये स्थिति है। बिल्कुल दिगंबर जी, देखिए लगता नहीं कि कांग्रेस इस तरीके से अपना गणित बिठा रही थी कि हम बसंत जी को इधर ले आएंगे और रणजीत दास जी के जो 20,000 है 16 उनके लगभग जो एक रफ आंकड़ा अगर 2022 की बात करते हैं 36,000 यानी स्वर्गीय चंदन रामदास जी के रूप से ऊपर निकल रहा था। लेकिन बीजेपी एकदम से उनके कैंडिडेट रणजीत दास को इधर ले आती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का आंकड़ा या गणित बिगड़ता हुआ नजर नहीं आता आपको? ये सब कुछ निर्भर करेगा कि रणजीत दास के पास अपने व्यक्तिगत कार्यकर्ता कितने उनके साथ कांग्रेस से आते हैं और उनका निजी वोट बैंक कितना है। अगर उनका निजी वोट बैंक 20,000 है, उसमें से 10,000 अगर उनका रहता है तो फिर तो कांग्रेस आपके कगार पर खड़ी है पहले से। और अगर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं और वोट बैंक को संभाल कर रख पाती 20,000 को, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की चिंता कुछ नहीं हो सकता है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और मेहनत करनी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। मधु जी, देखिए आपने कहा कि बीजेपी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को मौका देती है, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी काम करती है, लेकिन अंकिता भंडारी के मामले में क्या? इस समय तो बात जो है अभी बागेश्वर चुनाव को लेकर ही हो रही है, लेकिन मुद्दे सारे उठते हैं। लेकिन जो भी देखिए मुद्दे बिल्कुल हम मुद्दे जवाब देने के लिए हैं। मामला जो है कोर्ट में है, न्यायालय में है, न्यायालय के ऊपर टीका टिप्पणी इस समय नहीं कर सकते। न्यायालय बिल्कुल निश्चित रूप से हमने कहा था कोई भी दोषी हो कहीं भी किसी भी मामले में, आपने देखा होगा कहीं भी कोई आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, चाहे कोई भी हो, दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और बिल्कुल निश्चित रूप से सजा की जो प्रक्रिया होती है न्यायालय में, अगर कोई चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, तो न्यायालय का हम सम्मान करते हुए उसका भी वेटिंग वॉच करते हैं साथ में। क्योंकि हम लोग जो है पूरा आपने देखा होगा बागेश्वर चुनाव को लेकर जो है जिस प्रकार से अभी राजनीतिक विश्लेषक भाई ने भी कहा कि क्योंकि बहुत ही हमारे वरिष्ठ जो नेता रहे माननीय चंदन रामदास जी, उन्होंने इतना काम किया है जनता के लिए, तो कहीं दूर दूर तक मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की तो कहीं तो जमानत भी क्या ही बचा पाएगी। दूर दूर तक अच्छा होता कि अगर ये अपना कैंडिडेट ही खड़ा ना करते, थोड़ा साथ बचती, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं दूर दूर तक भी इनको कहीं कोई भी इनका जमानत भी नहीं बचाने वाले, तो आप ये बताना चाहूंगी। लेकिन हम लोग बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चलिए अंकिता भंडारी के बारे में मामले में अपने का कोर्ट में पेंडिंग है। अगर हम बात करते हैं पटवारी पेपर लीक हो जाना, बैकडोर से एंट्री हो जाना, ये मुद्दे लगता है कहीं ना कहीं जनता को कटुसते होंगे कि इस तरीके के काम भी होते। देखिए अगर हमारी सरकार ने किया है माननीय पुस्तक दिखाने के लिए तुरंत इस पे एक्शन करते हुए, अगर आपने कहीं पेपर भर्ती लीक का जो मामला आया, हमने कठोर नकल का अध्यादेश कानून हमने उसको बनाया ताकि कहीं भविष्य में कोई भी इस प्रकार का प्रकरण दोबारा ना होने पाए। इसके लिए अगर कहीं भी कोई शिकायत आती है, हम तुरंत दोषियों को जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है हमने। क्या है भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस के साथ हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, आप रोज ही पढ़ रहे होंगे इन मामलों को, अगर कहीं भी कोई शिकायत करता, कहीं जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है उसमें अगर शिकायत कर देगा तो कहीं उसका नाम नहीं आता। लेकिन
चाहे कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसमें तुरंत कार्रवाई होती है। हम उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतते कि वरिष्ठ आईएएस है या पीसीएस है या वरिष्ठ कोई भी हो, कर्मचारी है। आपने देखा होगा जेल की सलाखों के पीछे, अगर आप आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो उससे ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे भ्रष्टाचार के प्रकरण में। तो हम बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करते हैं। हम इस उत्तराखंड को, इस देवभूमि को भ्रष्टाचार मुक्त बिल्कुल बनाने जा रहे हैं और उसमें हमारे काम कर रहे हैं। हमने सख्त जो क्या है जो धर्मांतरण का कानून हमने बनाया है, महिलाओं के 30% क्षतिज आरक्षण का काम हम कर रहे हैं। साथ में यूसीसी पे काम चल रहा है, आप देखेंगे हमने उसपे भी सबकी जनता के सुझाव मांगे थे। तो हम हर प्रकार से उत्तराखंड से एक जो हम क्योंकि अगला जो हमारा जो दशक होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि जो अगला जो दशक होगा वो उत्तराखंड का दशक होगा। तो ये चहुमुखी विकास को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार से कोई भी कांग्रेस कितने भी हथकंडे अपना ले, कहीं भी ये सक्षम नहीं होने वाले। कई प्रकरण जब कई बार ये जाते हैं तो अगर जब जनता इनका समर्थन नहीं करती तो किस प्रकार के इनके जो इनके शीर्ष नेता है, जो इनके किस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा का बाद में वो माफी मांगते फिरते हैं। ये तो सबने देखा है, क्योंकि जनता इनके साथ कहीं भी नहीं है। तो जनता पे ही आक्रोश दिखाते हैं और उसमें अपनी जो वाणी है उसका किस प्रकार से असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं और जनता उसमें भी उनका जवाब इनको आने वाले समय में और अच्छी तरह देने हैं। दिनेश जी देखिए, केंद्र सरकार बीजेपी की उड़ान योजना लेके आती है, मुद्रा योजना लेके आती है। हम अगर बात करते हैं 370B की, तो उसमें काफी जनता को खुश करने में या अपने वादे को पूरा करने में सक्षम होती है। राम मंदिर की बात करते हैं तो लगता नहीं कि बीजेपी ने इस तरीके से काम किया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुद्दे मिल नहीं पा रहे बीजेपी को घेरने के लिए। तो क्यों फिर आपको लगता है कि बागेश्वर में कांग्रेस कड़ी टक्कर में है? मुद्दे क्यों नहीं मिल पा रहे? आप देखेंगे मुद्दे सारा आज मुद्दे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, शीर्ष नेता जवाब नहीं दे पा रहे। चाहे वो आप देख रहे हो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे कितने मुद्दे ऐसे हैं जिसमें जवाब देने के लिए वो लोग यूसीसी में आप देख लीजिए, कुछ उत्तराखंड में पहले का इन्होंने लागू करेंगे, अब कहाँ है? ये बड़े बड़े झूठे बातें करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करती है। अगर विपक्ष उसमें आवाज उठाती है तो ये झूठ जो जो बातें हमारे नेता, बड़े नेता कहते हैं, उसे झूठ वो हाईलाइट करके उस बात को, सिर्फ ये बात को मुद्दा उठाती है और कुछ नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो काम है आप देख ही रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहा। स्मार्ट सिटी, या कहाँ है स्मार्ट सिटी? आप कह रहे हैं कि कितने स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 25-30 स्मार्ट सिटी में, तो एक भी स्मार्ट सिटी मुझे तो आज तक काम भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आप बताइए क्या है? बुलेट ट्रेन कहाँ है, क्या है? आप बताइए ना, रोजगार कहाँ है? आप ये बड़ी बड़ी बातें करने से गुमराह करके जनता को सिर्फ वोट लेने के लिए, जिस समय चुनाव आता है आप देख ही रहे कि तोड़ फोड़ का काम करती है। वहां से अभी जैसे आपने हर जगह आप स्थिति देख लीजिए, अभी कपकोट में भी यही हुआ। बिल्कुल, इसमें एक समय की भी सीमा होती है। छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं दिगंबर जी आपसे। दिगंबर जी, किस तरीके से इसको आप इसका विश्लेषण करेंगे या वैचारिक पटल पे आप रखेंगे कि बागेश्वर उपचुनाव कितने परसेंटेज बीजेपी की झोली में जाता है? देखिए, सत्ता में होता है, उसके खिलाफ बहुत सारे मुद्दे होते हैं। और उत्तराखंड में दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस खुद अपने अंदरूनी झगड़ों में इतनी उलझी हुई है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष अभी एक साल से अपनी प्रदेश कार्यकारिणी नहीं गठित कर पाया। तो वो चुनाव क्या लड़ेंगे? पहली बात तो बागेश्वर का चुनाव को सीधा सीधा एक तरफा नजर आ रहा है कि बागेश्वर का चुनाव सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, समय की अपनी सीमा है। मधु जी, दिगंबर जी, दिनेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि बागेश्वर उपचुनाव 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 सितंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब ये देखने वाली बात है कि जनता रुख किस तरफ करती है। कहीं ना कहीं मधु जी का कहना है कि सिंपैथी वोट भी आएंगे। दिगंबर जी जो उन्होंने विश्लेषण किया है कि वोट कहीं ना कहीं सिंपैथी के इस बार जरूर मिलेंगे। लेकिन दिनेश जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि हमारा कैंडिडेट बड़ा मजबूत है और कहीं ना कहीं लोगों में कांग्रेस के प्रति रुझान है। अब ये देखने वाला समय बताएगा या आने वाला समय बताएगा कि जनता रुख किस तरफ करती है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।